हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर। देखिए, बीए फाइनल ईयर के जो है ये सेमेस्टर फिफ्थ है। सेमेस्टर फिफ्थ में जो हम आज करेंगे है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा आज सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपको जो ब्रिटिश में जो पार्टियां हैं उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पार्टियां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है राजनीतिक में। तो ये विषय पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंग्लैंड में कौन कौन सी पार्टी है और इसका क्या महत्व है और इसमें क्राउन्स का क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये चैप्टर जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसको देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। श्रमिक दल जो है इंग्लैंड के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टी में से एक माना जाता है। कहते हैं श्रमिक दल की कई दशकों तक जो था अपना प्रभुत्व स्थापित हो सका, और श्रमिक दल के कारण ही कई मायने में जो है हमारा देश पे भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो श्रमिक दल जो इंग्लैंड के इतना महत्वपूर्ण दल था, कहते हैं कुछ ही दशक तक जो है अपना अधिकार और जो है अपना शासन चला सका। कहते हैं इंग्लैंड के राजनीतिक दलों में दूसरी मुख्य दल जो है श्रमिक दल का आता है। इस दल की स्थापना जो था 1906 ईस्वी में हुई थी, परंतु आज इस दल ने उदारवादी दल का स्थान ले लिया है। यानी आज जो है उदारवादी की जगह पर जो है ये दल अपना कार्य जो है बखूबी अच्छे से कर रही है। श्रमिक दल जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट जो है मजदूरों का दल है। इसमें सब मजदूर आते हैं और उन मजदूरों के जो है तकलीफ़ों को इसमें ध्यान रखा जाता है। कहते हैं इसके मुख्य तौर पर श्रमिक वर्ग आते हैं, जितने भी श्रमिक वर्ग होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं और इसके जो अपनी समस्याओं हैं उनको समक्ष रखते हैं। परंतु आज श्रमिकों के अतिरिक्त जो है कुशाकों को अन्य वर्गों में शैक्षिक, इंजीनियरिंग, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी इत्यादि को भी समर्थन प्राप्त है। यानी आज देखा जाए तो श्रमिक जो दल है सिर्फ एक जगह सिमट के नहीं रह गया है, ये अन्य वर्ग जैसे शिक्षक हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, सरकारी कर्मचारी हो इत्यादि पर भी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं अगर स्त्रियों को मताधिकार और अन्य अधिकार का समर्थन करने के कारण यह दल जो है ब्रिटेन के नारी वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हो गया, और श्रमिक दल की सदस्यता लगभग 70 लाख है। यानी श्रमिक दल की सदस्य दे सकते हो कि 70 लाख है, जो कि काफ़ी है। और कहते हैं ये दल आगे इसलिए बढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि स्त्रियों की समर्थन तक जो थी काफ़ी हद तक मिलने लग गई, और किसी भी देश के जो है करने के लिए, जीतने के लिए औरतों के साथ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां जो है उन्होंने काफ़ी इसको लोकप्रिय बना दिया। श्रमिक दल दूसरे दलों की अपेक्षा अधिक संगठित है। यानी देखा जाए तो श्रमिक दल जो है दूसरे दलों की अपेक्षा काफ़ी संगठित और सुलभ है। श्रमिक दल एक प्रकार का संघ है, फेडरेशन है, जिसमें ट्रेड यूनियन, समाजवाद सभाएं यानी सोशलिस्ट और सोसाइटीज तथा व्यक्तिगत सदस्य शामिल होते हैं। इस दल का वार्षिक अधिवेशन जो होती है, जिसमें जो है विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और वार्षिक सम्मेलन में निम्न संस्थाओं के संगठन के लिए 1100 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और इस वार्षिक अधिवेशन में ही दल की नीति का निर्णय किया जाता है। दल के वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यपालिका समिति या नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ कम्युनिटीज का चुनाव भी किया जाता है, और इसे समिति के जो है 28 सदस्य होते हैं,
और इस समिति के सारे देश में दल के संगठन और कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सुचारू बनाया जाता है। यह समिति जो है केंद्रीय कार्यकाल का मार्ग प्रदर्शन करती है, यानी मार्गदर्शन करने के महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। इस दल का एक नेता है भी होता है, पर उसकी स्थिति वह नहीं है जो कि अनुदार दल के नेता की होती है, दूसरे दल की नेता की होती है। इसका बहुत साफ जाहिर बात होता है। श्रमिक दल का नेता संसद व श्रमिक दल के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। कहते हैं 3 मई 1979 से आम चुनाव में श्रमिक दल की हार ही हुई है, यानी 1979 से लेके आज तक जो है इसकी काफ़ी हार हुई है। और 1983, 1987 और 1992 के चुनाव में श्रमिक दल की जोरदार हार हुई। और कहते हैं 1992 के आम चुनाव में अवसर पर ऐसा प्रतीत था कि शायद लेबर पार्टी सत्ता में आए, परंतु लेबर पार्टी नील क्लिनेंस के नेतृत्व में चुनाव हार गई, जो कि बहुत बड़ा झटका था। यानी कहते हैं कई दशक तक जो है ये श्रमिक दल चुनाव में हारती रही और इसका पार्टी जो था खोखली होती चली गई। लेकिन कहते हैं कि कोई पार्टी अगर हार रहा है तो जीतने का भी कई जो है रास्ते निकलते हैं। तो आगे चल के ये पार्टी काफ़ी विस्तृत बनी और काफ़ी जीत के लिए अग्रसर भी हुई। यदि बात करें मई 1997 के चुनाव में लेबर पार्टी ने युवा नेता टॉनी ब्लेयर के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय हासिल किया और इस पार्टी को कॉमन सदन की कुल जो 659 में से 419 सीट प्राप्त हुई, जो कि बहुत बड़ी जीत थी। एक इंडिपेंडेंट पार्टी के लिए इतनी बड़ी जीत होना एक आम बात नहीं थी। कहते हैं 1974 के बाद से लेकर पार्टी जो है पहली बार विजय हुई और गत 165 वर्ष के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत भी थी। यानी 165 वर्ष के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत मानी गई। और मई 2005 के आम चुनाव में भी श्रमिक दल की लगातार तीसरी बार जीत हुई, परंतु मई 2010 के चुनाव में श्रमिक दल के केवल 257 सीट ही प्राप्त हुई और पार्टी के 13 साल पुराने शासन का अंत भी हो गया। और मई 2015 और जून 2017 एवं दिसंबर 2019 के चुनाव में इस दल की हार का सामना करना पड़ा। यानी तीनों इलेक्शन में जो है श्रमिक दल की बहुत जोरदार हार हुई। अब हार होने के पीछे कई कारण थे, तो उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे श्रमिक दल की सिद्धांत क्या थी, किस सिद्धांत पे श्रमिक दल जो थी आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर अगर हम श्रमिक दल के सिद्धांत के विषय में चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए कि श्रमिक दल के सिद्धांत क्या है। श्रमिक दल पुराने रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था। आपको पता है पहले पार्टी के विषय में जो जिसके विषय में हमने पढ़ा था वो था अनुदारवादी दल, यानी कॉन्जर्वेटिव पार्टी जो थी पुरानी विचारधाराओं को काफ़ी प्रायोरिटी देती थी और क्राउन्स के जो है लाना चाहती थी। लेकिन इसके विपरीत ये पार्टी बनाई गई थी। ये पार्टी का विचारधारा था कि पुरानी रीति रिवाजों को विश्वास नहीं रखती थी और यह समाज के ढांचा को बदलना चाहता था। इस दल का मुख्य उद्देश्य जो था प्रजातंत्री ढंग से समाजवाद की स्थापना करना था। यह दल निजी संपत्ति के विरुद्ध थे और इस दल के अनुसार सरकार को जनसाधारण की हितों की रक्षा के लिए निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने का पुण्य अधिकार भी था। यह दल बड़े बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि यह धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित न हो सके। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात थी कि राष्ट्रीयकरण करने से यही होता है कि किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत धन जो है इकट्ठा नहीं होता, ये धन जो होता है जनता में बढ़ जाती है। तो इस पार्टी का जो है साफ शब्दों में कहा जाए तो बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना ही इसका सबसे पहला उद्देश्य था, ताकि धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित न रहे। देश का धन सामान्य वितरण होना भी चाहिए, यही इसका विचारधारा था, जिसे जो है प्रत्येक नागरिक इसका लाभ उठा सके। दूसरे शब्दों में अगर इस दल के अनुसार उत्पादन के साधनों पर समस्त जनता का अधिकार होना चाहिए, समस्त जनता को ही लाभ होना चाहिए, ये विश्वासधारा के साथ श्रमिक पार्टी आगे बढ़ रही थी। श्रमिक दल ने जो है 1945 से 1950 तक के अपने सत्ता काल के समय में जो है राष्ट्रीय बैंक, कोयला उद्योग, परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर। 1951 के बाद श्रमिक दल के राष्ट्रीयकरण
के स्थान पर समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन पर बल दिया। यानी राष्ट्रीयकरण को छोड़ के इन्होंने किस पे ध्यान दिया? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन पर जो है श्रमिक दल ने अपना जोर दिया। कहते हैं अक्टूबर 1974 में जारी किए गए चुनाव घोषणा पत्र में श्रमिक दल ने निजी कंपनियों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने, अमीरों पर अधिक कर लगाने व संपत्ति और शक्ति में ऐसा संतुलन स्थापित करने की बात कही जो श्रमिक वर्ग के हितों में थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। और 1994 में लेबर पार्टी ने नए नेता टॉलिस वेलर की पार्टी के नेतृत्व के मुख्य कार्यक्रम महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया। बात यहाँ हम टर्नी की करें तो टर्नी वेलर ने पार्टी का समाजवादी मुखौटा तुरंत उखाड़ फेंका ताकि पार्टी के ब्रिटेन के राजनीति के मुख्य धारा में फिर से जलाया जा सके। यानी टर्नी जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व वाला था टर्नी वेलर, उसने जो पार्टी की जो समाजवादी मुखौटा था तुरंत उखाड़ के फेंक दिया ताकि राजनीतिक धारा में फिर से आया जा सके। समाजवादी व्यवस्था न कि आर्थिक दुर्दशा के वंचित होने वाले ब्रिटिश नागरिकों को स्पष्ट कर दिया कि अब जो है लेबर पार्टी ने भी समाजवादी शब्द को संविधान से निकाल दिया। और कहते हैं अप्रैल 1997 में चुनाव घोषणा पत्र में यह स्पष्ट घोषणा की गई कि पार्टी सत्ता में रहकर भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दरदाताओं यानी खून पसीनों की कमाई निरट्ठे पर पेट भरने और प्रशासनिक फजूल खर्चों में गवाई जाए। तो ये कोई भी प्रशासन के लिए और कोई भी क्षेत्र के लिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो मजदूर अपने कार्य प्रणाली से अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं और देश की जो है भविष्य को निर्धारित करते हैं, उनके फजूल के खर्चों पे नियंत्रण रखा जाए। लेकिन इसमें भारत जो है 10 कदम आगे है। यहाँ पर तो कहते हैं इतने पार्टियों की पैसा खर्च होती है फजूल की जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, सारे पार्टी जो है अपने अपने पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, यहाँ तक कि लोगों को लालच का भी पिटारा खोलती है। तो कहते हैं ये पिटारा काफ़ी दिनों तक नहीं चलेगी, ये कन्फर्म है। जिस दिन भारत के नागरिकों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सिर्फ एक दिखावा है, धुंधला सपना है जिसमें सिर्फ कहते हैं अच्छे दिन आने की बात बताई जाती है लेकिन अच्छे दिन आते नहीं हैं। जिस दिन भारत के नागरिकों को ये भ्रम टूट जाएगा उस दिन भारत भी जो है इन मोह माया से छुटकारा पा जाएगा। तो ये पाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी पार्टी का सिर्फ यही मकसद होना चाहिए कि हर एक गरीब, हर एक इंसान को जो है सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए हर चीज़ चाहिए। इस पार्टी ने भी कुछ इसी तरह से किया कि जो मजदूर हैं खून पसीने से कमाए गए पैसे होते हैं उनके फजूल खर्चों पे सबसे बड़ी कार्रवाई किया। पार्टी हथियार विशेषकर परमाणु तथा रासायनिक हथियारों के भंडार करने से रोकने के लिए प्रतिबंधित हुआ। पार्टी ने सरकारी फजूल खर्चों में कटौती के द्वारा मुद्रा समृद्धि पर भी नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने का संकल्प भी लिया। खोखले हो चुके कंपनियों का उद्धार करने के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना कंपनी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान समझा। यानी श्रमिक पार्टी ने इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया। और कहते हैं यूरोपीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ब्रिटेन के साथ जो है साख बचाना काफ़ी इम्पोर्टेंट रह गया था, इसलिए अफ्रीका तथा एशिया देशों के साथ खुले दिल से सहयोग बढ़ाने के लिए लेबर पार्टी वचनबद्ध हो गई। और लेबर पार्टी यूरोप में जो है सिंगल मार्केट का सिद्धांत लागू करने के पक्ष में है ताकि ब्रिटिश कंपनियों को नए नए अवसर उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। कहते हैं लेबर पार्टी जो थी काफ़ी सिंगल मार्केट का सिद्धांत लागू करने के पक्ष में थी ताकि ब्रिटिश कंपनियों को नए नए अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। लेबर पार्टी ने सामान्य कृषि नीति अपनाकर जो है व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू भी किए जाने के मध्य निम्न जो है आधार वर्ग के किसानों के हितों की रक्षा का वादा भी किया। पार्टी ने मतदाताओं को रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ प्रशासन तथा सरकार के स्वच्छता तरक्की पारदर्शिता रखने का विश्वास भी दिलाया। कहते हैं लेबर पार्टी ने अल्पसंख्यकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम के वादे भी किए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। इसलिए बाहर से आकर बसने वाले लगभग कहते हैं 10 लाख अश्वेत अल्पसंख्यकों ने लेबर पार्टी का समर्थन किया। यानी लेबर पार्टी ने इन अश्वेत अल्पसंख्यकों को काफ़ी प्रेरणा दिया, सहयोग दिया और इससे 30 लाख अश्वेत अल्पसंख्यकों का सहारा भी मिला। संक्षेप में लेबर पार्टी की नीति का कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। लेबर पार्टी ने नेता टॉड वेलर्स ने भी समाजवादी की नई परिभाषा देकर समाजवाद का जो है तिरस्कार कर दिया, जिसकी सराहना थैचरवाद के भक्तों ने भी किया।
और वेलर्स ने कहा कि मूल धारणा यह है कि वैश्विकता उपलब्धि के लिए दृढ़ और संयुक्त समाज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें समाजवाद कहते हैं। यानी इस प्रकार समाजवाद का जो है वहाँ पर उदय हुआ। आगे जो यहाँ श्रमिक दल के जो है सीमित राजतंत्र के पक्ष में थे। ये दल राजा को कम से कम शक्तियाँ देना चाहते थे। इस दल द्वारा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना भी की, जो है सख्त आलोचना भी की गई। यानी यहाँ पर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना की सख्त आलोचना भी किया गया और इसके अनुसार जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुधार भी होना चाहिए ताकि इसे अधिक से अधिक जो है उपयोगी बनाया जा सके अथवा इसे समाप्त भी कर दिया जा सके। तो ये पार्टी जो कई मायने में जो है क्राउन्स का जो है साफ विरोधी था और वो चाहता नहीं थे क्राउन्स का जो है काफ़ी शक्ति बढ़े। श्रमिक दल लोकतंत्र का समर्थन था, वो नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता देने के पक्ष में सदैव ही रहता था, इसलिए श्रमिक दल अपना महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के समर्थन में लगाता था। श्रमिक दल जो है समाजवादी की नीतियों में विश्वास नहीं रखता था। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि श्रमिक दल जो था समाजवादी नीतियों के विश्वास नहीं रखता था। यह दल चाहता था कि समाजवाद के प्रत्येक देशों को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार दिया जाए। यानी प्रत्येक देश को जो है अपना शासन चलाने का पुण्य अधिकार है, इसमें दूसरे देश के द्वारा जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड में इसी दल की सरकार थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी इस समय। यदि यह दल उस समय शक्ति में न होता तो शायद भारत को जो है 1947 में जो क्रांति प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वो शायद न भी प्राप्त होता, क्योंकि शक्ति न होता तो शायद ही भारत को जो है 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त न होती। यह दल जो है अनुदान दल की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन भी करता था और इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिक अधिकार मिलने चाहिए ताकि संसार में शांति की स्थापना किया जा सके। यह दल चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटारा जाए। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि कुछ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मान लीजिए अगर लेबर पार्टी नहीं होता तो शायद भारत के जो दुर्दशा थी उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि इसी दल के कारण ही भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ये बहुत बड़ी बात थी इस पार्टी का। ठीक है, बेशकली अपने देश में जैसे भी रहे लेकिन भारत के लिए इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं अप्रैल 1997 का चुनाव घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया कि मानवाधिकार की सुरक्षा लेबर पार्टी की विदेश नीति की अहम हिस्सा होगी। अब देखिए, मानवाधिकार की सुरक्षा करना कई मायने में इम्पोर्टेंट भी था उस समय। लेबर पार्टी की सरकार जो है नरसंहारों और युद्ध अपराधों और मानव के खिलाफ अपराध की जांच के लिए अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संगठन का प्रयास भी करेगा, इस बात पर जोर दिया। घोषणा पत्र में कहा गया कि लेबर पार्टी की संख्याओं में संयुक्त सरकार की जो है राज्य के बड़े पैमाने पर सुधार का जो है दबाव डालेगी। लेबर पार्टी सुरक्षा परिषद के सुधार का पुनर्गठन के पक्ष में था और लेबर पार्टी का मानना था कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए और सुरक्षा परिषद में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के समूचे प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये पार्टी का जो था मुख्य धारा थी। देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये पार्टी का मुख्य विचारधारा था। लेबर पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रक्षेप रूप से कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने का वादा किया। लेबर पार्टी की सरकार लंबे समय से जारी कश्मीर समस्या का हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान को मदद करेगी। लेबर पार्टी कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जनमत संग्रह के पक्ष में है। वैसे लेबर पार्टी का भी मानना है कि कश्मीर समस्या का एकमात्र हल शिमला समझौता के तहत किया जा सकता है। देखिए, कहते हैं ना, ये पार्टी कई मायने में इम्पोर्टेंट था। लेबर पार्टी जो है बेशकली सत्ता में इतने समय तक नहीं रही, लेकिन जब भी रही किसी न किसी देश की फ़ायदा के लिए अपना अग्रसरीय स्थान इसने रखा और इसी की वजह से भारत भी आज़ाद हुआ। कहते हैं इसमें जो है कश्मीर के समझौते में भी इसका दो टुक है। कश्मीर समझौता वो साफ और जो है सुचारू रूप से करना चाहती है। तो चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात जो है लेबर पार्टी की रहती है। आगे जो हमारा है उदारवादी दल। देखिए, ये उदारवादी तीसरी दल थी जो इंग्लैंड की पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण था, इंग्लैंड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी जो थी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं उदारवादी दल का उतना ही पुराना है
इतिहास है जितना कि अनुदारवादी दल की है। एक साथ था जब इसकी महानता उतनी ही थी, यानी जब ये एक दल एक साथ थी तो दोनों की महानता काफ़ी एक जैसे ही थी जितने की श्रमिक दल की थी। कहते हैं 19वीं शताब्दी में जितने भी सुधार अधिनियम पास हुए उन सब का सेहरा जो है उदारवादी दल को ही जाता है। यानी उदारवादी दल ने जितने भी सुधार अधिनियम किया उस सारे के सारे जो था उदारवादी नीतियों के कारण ही सफल हो पाया। कहते हैं 20वीं शताब्दी में आयरलैंड की स्वतंत्रता, मताधिकार संबंधी सुधार और स्त्रियों को मताधिकार, मजदूरों की स्थिति में सुधार और लॉर्ड सदन की शक्तियों में कमी आदि महत्वपूर्ण सुधार इस दल के जो है नेतृत्व में ही हो सका। राजनीतिक दल में इसकी महानता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, लेकिन 1945 ईस्वी में आम चुनाव में इस दल ने 306 जो है उम्मीदवार खड़े किए थे। यानी 1945 में जो है 306 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से केवल 12 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए और 1950 में इस दल के जो है 9 सीटें मिले, जबकि 1979 ईस्वी में इस चुनाव में जो है इसका कॉमन सदन में 11 सीटें ही मिली। इस दल के समर्थन प्रायः छोटे छोटे दुकानदार, व्यवसाय तथा साधारण आम आदमी व लोग करते हैं, आमदनी वाले लोग ही कर पाए हैं। आजकल उदार दल के सदस्यों की संख्या लगभग 13 लाख है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दल जो है समाप्त होने के कगार पे आ गया, लेकिन इसकी महानता को हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बात किया जाए इस दल के श्रमिक दल तथा अनुदारवादी दल के मध्य का मार्ग अपनाया। ये निजी संपत्ति में विश्वास भी नहीं रखते थे, पर दूसरे और पुण्य जो है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में भी नहीं थे। ये स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में थे, परंतु उद्योगों में मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए सरकार के कुछ नियम बनाने चाहिए, इस बात पे वो अड़े हुए थे। उदार दल व्यक्तियों के अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। ये चर्च का विरोध भी करते थे ताकि व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उदार दल के अनुसार लॉर्ड सदन के समाप्त करने की जो है आवश्यकता नहीं है, केवल उनमें सुधार करने चाहिए। ये विचारधारा के साथ ये आगे बढ़ रही थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। बात अगर करें सन 1993 का चुनाव, उदारवादी दल में सोसाइटी पार्टी यानी सोशल पार्टी के साथ मिलकर खड़ा हुआ और इस मोर्चे को 26% मत मिले, यानी 26% मत जो था उदारवादियों को ही मिला, उदारवादी पार्टी को मिला, परंतु सीटें बहुत कम मिली। इसलिए उदारवादी पार्टी के नेता डेविड स्टील ने मांग की कि ब्रिटेन के चुनाव पद्धति बदली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 26% मत प्राप्त करने के बावजूद कुछ दर्जन स्थानों पर जीत पाना अत्यधिक भयावह है। इसमें मतदाताओं में असंतोष पैदा होगा और जून 1987 के चुनाव में उदारवादी दल का जो है समाजवादी लोकतंत्री दल के मोर्चे को केवल 32 सीट ही मिली और 1992 के कॉमन सदन का चुनाव जो है लिबरल पार्टी को निर्बल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है 40 सीटें प्राप्त हुई थी। कहते हैं 2005 के कॉमन सदन के चुनाव में लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है 63 सीटें प्राप्त हुई, तो जो काफ़ी थी, 63 सीटें प्राप्त करना काफ़ी बड़ी बात थी। और कहते हैं मई 2010 के चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक को जो है 57 सीटें ही प्राप्त हुई। अनुदार दल के नेता डेविड कैमरन लेबरस डायमंड के सहयोग से प्रधानमंत्री बने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में पहली गठबंधन सरकार का गठन हुआ, यानी ये पहली गठबंधन सरकार थी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नेता जो थे निक क्लेग को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मई 2015 में हुए चुनाव में इस दल को केवल 8 सीट ही प्राप्त हुई थी। जून 2017 के चुनाव में इस पार्टी को 17 सीटें प्राप्त हुई थी और दिसंबर 2019 के चुनाव में इस पार्टी को सिर्फ 11 सीटें ही प्राप्त हुई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की आज भी बहुसंख्यक उन्हीं लोगों की है जो पहले लिबरल पार्टी सदस्य हुआ करते थे। यदि यहाँ पर बात करें हम समाजवादी दल यानी कम्युनिटी पार्टी की, तो कहते हैं इंग्लैंड में समाजवादी नाम का भी एक दल है, परंतु इस दल का होना या न होना एक ही बात है, क्योंकि इस दल ने काफ़ी कुछ नहीं कर पाया है। समाजवादी दल अपना कार्य करने के लिए जो है रूस के समाजवादी दल के आदेश प्राप्त करता है और आजकल इस दल को संसद में कोई स्थान प्राप्त ही नहीं है। यानी समाजवादी दल भी जो है इंग्लैंड पार्टी का दल है, लेकिन इसका होना या न होना
कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि इस पे जो संसद का एक भी सीट हासिल करना इसके लिए संभव नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी जो है इंग्लैंड में है, लेकिन कहते हैं 26 मार्च 1981 को इंग्लैंड में 80 वर्ष बाद एक नई पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी रखा गया था। इस पार्टी की स्थापना करने वाले अधिकांश सदस्य वो हैं जिन्होंने नवंबर दिसंबर 1980 में श्रमिक दल को छोड़ गए थे, यानी 1980 के दशक में जो श्रमिक दल को छोड़ गए थे वो लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था। और कहते हैं अक्टूबर 1981 में लिबरल सोसाइटी डेमोक्रेटिक पार्टी को एक उपचुनाव में पहली जीत प्राप्त हुई थी, और जून 1983 के कॉमन सदन में चुनाव इसने जो है लिबरल पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, और इस मोर्चे को लगभग 26% मत ही मिले, परंतु इस पार्टी को कॉमन सदस्य में केवल 6 सीटें ही प्राप्त हुई। अंततः पार्टी के नेता राय जैकिंग ने पार्टी के नेतृत्व त्याग पत्र दिया और डेविल्स ओवरन्स पार्टी के नेता बने। और कहते हैं 1987 के कॉमन सदन का चुनाव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का उदारी दल के साथ मिलकर लड़ा, और इस पार्टी को केवल 17 सीटें ही मिली, और 1990 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है समापन भी हो गया। तो कहते हैं ये सारे पार्टी जो थे मेन थी, देखा जाए तो 5 तरह की पार्टी जो है इंग्लैंड में है, लेकिन मेनली जो है 3 तरह की पार्टियों का ही अस्तित्व में है। तो इसी के साथ हमारा जो इंग्लैंड की पार्टी है वो ख़त्म हो जाता है। आगे जो रहेगा इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता, तो इसके विषय में जो है अगला हम टॉपिक में करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी बीए के बच्चे हैं जो फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर में उनको ये जरूर वीडियो को जो है शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए आपको बहुत बड़ा लंबा प्रोसेसिंग नहीं करना है, यूट्यूब पर से जो है क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।